Welcome back everyone. So in this video we will draw the graphs of zero order reaction. ठीक है, ग्राफ्स कौन कौन से आते हैं. दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ग्राफ्स आपसे बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं. ठीक है, तो ज़ीरो ऑर्डर हम कर रहे हैं तो ज़ीरो ऑर्डर के लास्ट में हम इसके ग्राफ भी आज कवर कर लेंगे. ठीक है, ग्राफ देखो, ग्राफ कैसे बनेंगे, जो कुछ अभी तक एक्सप्रेशंस आपने पढ़े हैं उसी के बेसिस पे हम ग्राफ्स बनाएंगे और उसी के बेसिस पे आपको ग्राफ पूछे जाते हैं. तो फर्स्ट इज़ द ग्राफ बिटवीन रेट एंड वर्सेस द कॉन्सेंट्रेशन. कौन सा ग्राफ पढ़ेंगे अभी हम? रेट वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन. और ये सारे जो भी ग्राफ्स है वो किसके लिए है? ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए. नाउ अब आपको कुछ ऐसा सोचना है, वो वाला एक्सप्रेशन सोचना है जिसमें रेट एंड कॉन्सेंट्रेशन के बीच में रिलेशन हो. तो वो कौन देता है रिलेशन? वो देता है रेट लॉ. तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर मैं लिखूँ रेट लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है, रेट लॉ के अकॉर्डिंग फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट लॉ क्या होता है? रेट इज़ इक्वल टू, रेट ऑफ द रिएक्शन इज़ इक्वल टू के, और कॉन्सेंट्रेशन क्या है? और देखो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे जो रिएक्शन है, रिएक्शन कौन सी लेनी है आपने? ए टू बी रिएक्शन लेनी है, जनरल. ठीक है, ए टू बी आपकी ये रिएक्शन है. रिएक्शन कौन सी है? ए टू बी. तो आपके पास रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट आपके पास ए है. तो यहाँ पर क्या आएगा? अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ, रेट इज़ इक्वल टू के इनटू जो आपकी रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, रेस टू द पावर अब क्या होता है, यहाँ पे एक ही रिएक्टेंट है तो ए ही लिखा. तो और आपको ये बात पता है कि आपके पास ऑर्डर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो दैट मीन्स ऑर्डर का मतलब है कि एन की वैल्यू आपके पास ज़ीरो है सभी जो भी ग्राफ आप पुट कर बनाओगे. ठीक है, तो यहाँ पर ए रेस टू द पावर आपको ज़ीरो करना पड़ेगा क्योंकि हम ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहे हैं. सो यहाँ से जब आपको ये चीज़ पता चली तो आपने देखा कि जो रेट की वैल्यू आ रही है वो आ रही है इज़ इक्वल टू के. मतलब आपने देखा कि जो रेट है वो तो इंडिपेंडेंट आ रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के, क्योंकि समथिंग रेस टू द पावर ज़ीरो इज़ ऑलवेज वन. तो यहाँ पर तो रेट और जो कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट की उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है. इसका मतलब हमें बहुत बड़ी चीज़ पता चली यहाँ से. फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट डिपेंड नहीं करता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे. मतलब बोलने का क्या है, सपोज़ अगर रिएक्शन आपकी हो रही है, सपोज़ अगर आपकी एक रिएक्शन है जैसे ए टू बी, अगर आप इस रिएक्शन में जा रहे हो तो इस तरह से रिएक्शन हो रही है, तो रेट जो है, रेट ऑफ द रिएक्शन, जो इस रिएक्शन के होने की जो स्पीड है वो डिपेंड नहीं करती कि ए की कॉन्सेंट्रेशन क्या है. अब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि हम ज़्यादा अगर कॉन्सेंट्रेशन ए की लेंगे तो ज़्यादा स्पीड से रिएक्शन होगी, नहीं, क्योंकि फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने यहाँ पर देखा कि जो रेट था, जो स्पीड ऑफ द रिएक्शन थी, वो तो आपकी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रही है. ठीक है, तो इसका मतलब हमने जब हम ग्राफ बनाने लगे तो हमने ये कंक्लूड करके एक इस तरह का ग्राफ बनाया. तो जब भी आपके पास आ जाए, वैसे तो आप स्केल लेके बनाना, मैं यहाँ पे रफली बना रही हूँ. ठीक है, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? इस साइड को लिखोगे आप रेट. ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन, और इस तरफ को लिखोगे आप कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, यहाँ पर लिखोगे आप कॉन्सेंट्रेशन किसकी? ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि रिएक्टेंट के ही साथ आप इसमें ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो. ठीक है, तो आपने क्या देखा है कि रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट. तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे? इंडिपेंडेंट का ग्राफ किस तरह से बनता है? इस तरह से कि रेट की जो वैल्यू है वो वही रहेगी, वो इंडिपेंडेंट होगी, चाहे आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट जितनी बढ़ती रहे, रेट की वैल्यू पे उससे कोई असर नहीं पड़ेगा. वो अगर रेट की वैल्यू इतनी है, ये कौन सा है? ये वाली जो एक्सेस है वो रेट की है. अगर रेट की इतनी वैल्यू है सपोज, तो वो थ्रू आउट उतनी ही रहेगी अगर आप कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज भी कर लोगे. तो आप एडिशनल में यहाँ पे ये लिख सकते हो बिकॉज रेट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन. तो आपके पास ये वाला ग्राफ आ गया. ठीक है, सेकेंड में हम देखते हैं. सेकेंड में है आपका रेट वर्सेस टाइम ग्राफ. आपका रेट वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन. तो आपने वही करना है कि आपने y एक्सेस एंड x एक्सेस प्लॉट कर देनी है. तो यहाँ पर इस तरफ को आपका क्या आएगा? इस तरफ को आपका आएगा रेट. ठीक है, ये आपने स्केल से बना देना है अच्छे से लाइन देके, और यहाँ पर आपका टाइम होगा.
अब क्या होता है देखो, अब इसमें भी ऐसा देखा गया है कि रेट और टाइम जो है फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन वो इंडिपेंडेंट टू ईच अदर है। मतलब बोलने का क्या है, अब ऐसा भी नहीं है यहाँ पर कि देखो अब ये चीज़ क्या बता रहा है, ज़ीरो ऑर्डर की रिएक्शन में ऐसा भी नहीं है कि आपकी रिएक्शन अगर हो रही है, जैसे मान लो ये रिएक्शन हो रही है और टाइम पास कर रहा है, टाइम यहाँ से इंक्रीज़ करता जा रहा है, ठीक है, जैसे यहाँ रिएक्शन थी फिर टाइम ज़्यादा होता गया, तो रेट जो है रेट टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा। हम ऐसे भी नहीं बोल सकते ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि अगर जैसे टाइम ज़्यादा होता जाएगा तो रिएक्शन की जो स्पीड है वो बढ़ जाए, नहीं, वो डिपेंड नहीं करती, रेट डिपेंड नहीं करता ना टाइम पे ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अगर आपको इस तरह से स्टेटमेंटल नहीं याद होते आप ग्राफ याद कर लो, ग्राफ के बेसिस पे अगर कोई भी स्टेटमेंटल क्वेश्चन आपको बनेगा तो आपको ग्राफ याद करने और ग्राफ में आपने देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें कांस्टेंट थी। रेट का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के साथ कांस्टेंट था और रेट और टाइम भी इंडिपेंडेंट थे विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। फिर आप देखते हो थर्ड वाले में हम बात करते हैं जो कि पहले भी ग्राफ बन चुका है। पहले कौन सा ग्राफ बन चुका है, इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम, दिस इज़ द कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये वाला ग्राफ बनाने के लिए हम कौन सी लेके, हम लेके इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमें लेनी होती है, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो है इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन इज व्हाट, ए टी इज इक्वल टू ए नॉट माइनस के टी फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। वैसे ये प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ाया गया है आपको। और क्या है, आपको कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम अगर निकालना है तो अगर मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जब कॉन्सेंट्रेशन दी होती है तो उसका मतलब वो 80 के साथ ग्राफ बनाने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है। अगर आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगा तो वो दिया होगा, बस रेयरली टी हाफ के केस में होता है कि कॉन्सेंट्रेशन कौन सी यूज़ होती है, इनिशियल वाली के साथ ग्राफ बनता है। यहाँ पर किसके साथ कॉन्सेंट्रेशन का मतलब है ए टी और टाइम के साथ ग्राफ बन रहा है। तो हमने वही करा था कि ये जो इक्वेशन है ये किसको रिजेंबल करती है, ये करती है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी को रिजेंबल, ठीक है। तो हमने इसका ग्राफ क्या बनाया था, हमने इसका ग्राफ इस तरह से बनाया था कि इस यहाँ पर इस एक्सिस पर हमने टाइम लिया था, ठीक है, दिस इज़ द टाइम, और इस वाली एक्सिस पे हमने कॉन्सेंट्रेशन ली थी। और कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे कौन सी होगी, ए टी, जो रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, ए टी करा था हमने, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा, इसको कंपेयर करा अगर y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ, ठीक है, चाहे तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ, जब इसको कंपेयर करा y ए टी आया, x टी आया, ठीक है, m क्या होता है स्लोप, स्लोप कितना आया माइनस के आया, इंटरसेप्ट आपका ए नॉट आया, ठीक है, इंटरसेप्ट ए नॉट आया। और स्लोप अगर माइनस हो तो आपकी जो ग्राफ होता है, आपकी लाइन होती है वो आपकी इस तरह से बनती है, ठीक है। नेगेटिव स्लोप की जो स्ट्रेट लाइन y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और इसका स्लोप क्या है, स्लोप इसका माइनस के है। तो ये भी यहाँ पर लिख लो, ये भी लिखना है आपको यहाँ पे कि स्लोप ऑफ दिस लाइन इज, स्लोप क्या है इसमें माइनस के, क्योंकि जब आपने y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी को कंपेयर करोगे तो m क्या होता है, m होता है स्लोप, और उसकी वैल्यू निकल गई आपके पास माइनस ऑफ k। तो माइनस ऑफ k के ऐसा ग्राफ बनता है स्ट्रेट लाइन का इस तरह से। और इंटरसेप्ट है ए नॉट, इंटरसेप्ट क्या है c, वो है ए नॉट। तो इसका मतलब इंटरसेप्ट क्या हुआ, इसकी वैल्यू यहाँ पे ए नॉट हो गई, ये वाली चीज़ जो वाई एक्सिस को काट रही है, इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ नीचे तक ये इंटरसेप्ट आपके पास आया। तो कभी भी कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना आए अगर आपको, तो वो कहाँ से मिलेगा आपको, ये भी देख लो, इनकी इक्वेशंस भी देख लो, ये कहाँ से ग्राफ्स आ रहे हैं। ये आ रहा है फ्रॉम द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से, जिसमें जो कि आपको कौन सी लग रही है, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लग रही है आपको। तो आपने y और x, m एंड c को कंपेयर किया कि क्या क्या होगे, तो आपने देखा नेगेटिव स्लोप की जो लाइन होती है वो इस तरह की बनती है। तो आपने लिखा दिस इज द नेगेटिव स्लोप फॉर द लाइन, और नेगेटिव स्लोप क्या है, माइनस ऑफ k फॉर दिस वर्सेस दिस रिएक्शन। क्या है आपका दिस वर्सेस दिस ग्राफ के लिए आपके पास समटाइम्स क्या है, स्लोप भी आपसे पूछ लेते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस लेक्चर में भी आपको करवाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम, जो कि आपको नहीं पढ़ाया था अभी तक। नेक्स्ट इज़ हाफ लाइफ पे हमने करना है, मतलब टी हाफ, हाफ लाइफ मतलब टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ।
कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ। अब यहाँ पर देखो टी हाफ वर्सेस कॉन्सेंट्रेशन ग्राफ में ऑब्वियस सी बात है, टी हाफ के फॉर्मूले में कॉन्सेंट्रेशन कौन सी होती है, ए नॉट होती है। इसका मतलब दिया है चाहे नहीं दिया है, आपको इतना अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि ये कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किसकी बात हो रही है, यहाँ पे ए टी की बात हो रही है, ठीक है। क्योंकि ये तो ईजी है ना, क्योंकि टी हाफ के फॉर्मूला में ए नॉट तो होता ही है। अब देखो अब क्या होगा, आपने देखा सबसे पहले तो अगर ये टी हाफ की बात हो रही है तो सबसे पहले कर लो फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ क्या होता है। टी हाफ जो हाफ लाइफ है फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, पहले उसका फॉर्मूला लिखो, ए नॉट अपॉन कितना होता है, ए नॉट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय 2K, K इज़ द रेट कॉन्स्टेंट। ये किसके लिए होता है, फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज़ फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये आपने लिख लिया। देखो कैसे पता चला, क्योंकि ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है और टी हाफ और कॉन्सेंट्रेशन का ग्राफ मांग रहे हैं। तो सबसे पहले आपके ध्यान में सबसे पहले आपकी ये आपकी इक्वेशन आनी चाहिए, टी हाफ का फॉर्मूला आना चाहिए, जैसे आपका इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का फॉर्मूला ये आया था। ओके, नाउ देखो टी हाफ को वाई ले लो, ठीक है, यहाँ पर आप ड्रॉ कर लोगे, टी हाफ को आपने यहाँ पर वाई ले लिया, ठीक है, वाई एक्सिस में ये टी हाफ आ गया और यहाँ पर एक्स एक्सिस में क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन, और वो भी कौन सी है, ए नॉट की, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। क्योंकि ये अंडरस्टूड है टी हाफ के फॉर्मूला में ए नॉट होता है, ए टी नहीं होता है, ठीक है, वो तो अंडरस्टूड होगा आपको कि टी हाफ के फॉर्मूला में कौन सी कॉन्सेंट्रेशन आ रही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर देखना, यहाँ पर क्या है, दिस इज़ द y, दिस इज़ द x, x क्या है, x इज़ दिस। तो अगर इसको कंपेयर करोगे y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, दिस इज़ टी हाफ क्या है, y है, ठीक है, x की वैल्यू क्या है, क्योंकि x एंड y आपको इतना तो मैथ्स पता ही होगा कि दिस डायरेक्शन इज x एक्सिस, दिस डायरेक्शन इज द y एक्सिस। y आपके पास टी हाफ है एंड x आपके पास a नॉट है, ठीक है, तो x भी आपके पास a नॉट आ गया। तो m और c क्या आएगा, देखो एक ही यहाँ पे क्वांटिटी है, प्लस के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स आपका c जो है वो तो आपका ज़ीरो है, ठीक है। अब आपको देखना है c अगर ज़ीरो है तो दैट मीन्स जो आपकी लाइन है वो यहाँ से मिडल से स्टार्ट होगी, जो स्ट्रेट लाइन है, ये तो पता है स्ट्रेट लाइन है, बट आपकी वो मिडल से स्टार्ट होगी क्योंकि इंटरसेप्ट ही कोई नहीं है, इंटरसेप्ट ज़ीरो है आपके पास। ना बात आती है m मतलब स्लोप की। स्लोप क्या होगा, x को छोड़ के जितनी वैल्यू है वो स्लोप है, x मतलब a नॉट को छोड़ के जितनी वैल्यू है 1/2K वो आपका स्लोप है। अगर आपको इस तरह से नहीं पता चल रहा, यहाँ पे मैं बता देती हूँ, टी हाफ इज़ इक्वल टू आपके पास क्या है, आपके पास a नॉट अपॉन 2K है, ठीक है। हमें कंपेयर करना है इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, स्ट्रेट लाइन की तरह हमें लग रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो y है टी हाफ, ठीक है, x है आपका ए नॉट, एक्स है आपका ए नॉट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इसकी तरह बनाने के लिए प्लस सी के लिए आपने प्लस ज़ीरो भी लिख लिया, ठीक है। तो आपको क्या पता चला कि इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट तो ज़ीरो है आपके पास, एक्स की वैल्यू ए नॉट है, तो एम जो बचा, एम क्या बचा, जो एक्स के साथ बचा हुआ पार्ट है, तो एक्स के साथ बचा हुआ पार्ट क्या है, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 1/2K इंटू ए नॉट, ठीक है। तो ये यही बन गया ना, x की वैल्यू ये हो गई, बचा हुआ जो पार्ट है वो आपका 1/2K हो गया। इसका मतलब m की वैल्यू आपके पास निकली 1/2K, मतलब दिस इज़ द स्लोप ऑफ द रिएक्शन। और यहाँ पे इंटरसेप्ट जो है, इंटरसेप्ट भी इज इक्वल टू ज़ीरो है। अगर इंटरसेप्ट ज़ीरो होगा तो दैट मीन्स जो लाइन है वो यहाँ से आपकी स्टार्ट होगी, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ से आपकी ये लाइन बनेगी, क्योंकि इंटरसेप्ट इस केस में क्या था, इंटरसेप्ट जो था c की जो वैल्यू थी वो ए नॉट थी, तो इसीलिए जो आपका ये लाइन है वो यहाँ से ना स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट हुई, ठीक है। इसी वजह से ये आपके पास क्या बन जाएगा, लाइन आपके यहाँ से स्टार्ट होगी और इस तरह की बनेगी, ठीक है। और वैसे भी क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टी हाफ और ए नॉट, वैसे भी आपको पता चल सकता है अगर आप इतने डिटेल में नहीं जाना है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के, कि टी हाफ और ए नॉट में क्या रिलेशन है। टी हाफ और ए नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर अगर कोई चीज़ होती है विदाउट एनी इंटरसेप्ट तो क्या होता है, उसमें इस तरह का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आता है, लीनियर जैसा बिल्कुल, ठीक है। नाउ स्लोप लिखना तो ज़रूरी है हमें, ठीक है, लाइन है तो स्लोप लिखना तो ज़रूरी है। नाउ स्लोप ऑफ दिस लाइन इज़ इक्वल टू, स्लोप क्या है इसमें, स्लोप इज़ 1/2K, 1/2K वो आपको बताया है वो किस तरह से आया है, ओके।
तो ये आपको, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट आपके पास ग्राफ है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब लास्ट में एक ग्राफ की और बात कर लेते हैं। वैसे तो ज़्यादा पूछते नहीं हैं, पर क्या पता आ जाए आपके पास। ये ग्राफ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड टाइम। वेरी वेरी यूनिक वाला ग्राफ है। कॉन्सेंट्रेशन किसकी? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। अभी तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, जो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन होती थी वो रिएक्टेंट की हम करते थे। नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेना है वर्सेस उसके टाइम करना है, ठीक है। अब देखो, अगर तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आए तो ये बनेगा, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन किसकी है? यहाँ पे ए की, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। यहाँ पे ये कौन सा ले लिया हमने? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो देखो, इसके लिए हमें थोड़ी कैलकुलेशन से करनी पड़ेगी। सपोज हमने रिएक्शन ली है ए टू बी, और बी हमारा यहाँ पर है प्रोडक्ट, ठीक है, ए हमारा रिएक्टेंट है। नाउ जब t इक्वल्स टू 0 होता है, ये इसका मेथड है इसके ग्राफ को बनाने का एंड समझने का, ठीक है, ज़्यादा परेशान नहीं होना। जब टाइम 0 था तो इनिशियल जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन थी ए की वो A0 थी, और बी की कॉन्सेंट्रेशन मतलब प्रोडक्ट 0 था, क्योंकि रिएक्शन जब आगे ही नहीं बढ़ी तो प्रोडक्ट भी बना नहीं हमारे पास, ओके। जब टाइम इक्वल्स टू t आया, मतलब सम टाइम t टाइम बीत गया, उसके बाद आपके पास ये जो कॉन्सेंट्रेशन थी A0, ऑब्वियसली इसमें से कुछ कॉन्सेंट्रेशन डिकम्पोज हुई, कुछ कॉन्सेंट्रेशन का यूज़ हुआ है, तो आपने सोचा माइनस उसको x कर देते हैं। मतलब x क्या है? x वो पार्ट है कॉन्सेंट्रेशन का जो कि रिएक्शन में यूज़ हुआ है t टाइम के लिए, ठीक है। t टाइम में कितना यूज़ हुआ है A कॉन्सेंट्रेशन, वो कितना है? इनिशियल में से आप माइनस करोगे, मतलब वो है x, और यहाँ पर क्या लिखोगे? यहाँ पर आपको लिखना है कि रिमेनिंग कितना रहा। ये आपके पास एक्चुअल में क्या है? ये आपके पास रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन है कि t टाइम के बाद रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन कितनी रह गई। दैट मीन्स ये आपके पास है 80 की कॉन्सेंट्रेशन लिखी हुई देखा जाए तो। और उसके बाद क्या होगा? अगर x अमाउंट, सपोज ये अगर फिर से समझ नहीं आया फिर से बताती हूँ। t टाइम के लिए ये A0 था, ये 0 था। अगर टाइम t हुआ, मतलब जैसे ऐसे सोच लो 10 मिनट हो गए, तो हमने खुद ऐसे कंसीडर किया कि सपोज x अमाउंट आपका डिसोसिएट हुआ या x अमाउंट लगा आपका रिएक्शन में, ठीक है। तो हमें यहाँ तो a के नीचे तो हमें क्या लिखना पड़ेगा कि कितनी अभी उसकी t इक्वल्स टू t टाइम पे कितनी अभी a की कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग है। तो हम क्या लिखेंगे कि जो इनिशियल फुल कॉन्सेंट्रेशन थी उसमें से माइनस कर दो x वाला पार्ट, और x क्या है? जो कि आगे रिएक्शन में गया है, ठीक है। तो x इतना हो गया, तो इसको हम रिमेनिंग 80 भी कहते हैं कि रिमेनिंग a कितना बचा है यहाँ पे, ठीक है। अगर x रिएक्शन में यूज़ हुआ, ठीक है, a का रिएक्शन में कितना यूज़ हुआ? x यूज़ हुआ, x आगे रिएक्शन में गया, तो इसका मतलब b भी कितना बना होगा? b भी आपका बना होगा x, क्योंकि जितना a से यूज़ हुआ होगा उतना ही तो b बनेगा। तो क्योंकि यहाँ से x अगर गया तो यहीं पे तो आपका x भी बनेगा। तो आपने यहाँ पे लिख लिया कि t इक्वल्स टू, जब t टाइम था तो आपकी a की कॉन्सेंट्रेशन रह गई इनिशियल से माइनस किया x, क्योंकि x आपका रिएक्शन में गया, और रिएक्शन में अगर आपका x गया तो जो प्रोडक्ट बना वो भी आपका x बना, ठीक है। ये x हो गया। तो अब देखते हैं, अब इस पे लगाते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या बोलती है? देखो, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन बोलती है कि AT इक्वल्स टू, फॉर द जीरो ऑर्डर ऑफ कोर्स, AT इक्वल्स टू A0 माइनस KT, ठीक है। ये वाली रिएक्शन बताती है। अब क्या होगा, इसमें आपको पता चल रहा है कि AT की वैल्यू आपकी इतनी है, तो AT की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट करोगे। क्या पुट करोगे? ये वाली चीज़, क्योंकि आपको पता चल रही है यहाँ से A0 माइनस x इक्वल्स टू A0 माइनस K ऑफ T। A कैंसिल, A0 आपका A0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई आपके पास इक्वल्स टू KT, ठीक है। और आपने देखा सडनली कि जो x की कॉन्सेंट्रेशन थी, मतलब x क्या था? x था b की कॉन्सेंट्रेशन जब टाइम t है। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि b की कॉन्सेंट्रेशन जब आपका टाइम t है, ऐसे लिख सकते हैं आप कि b की कॉन्सेंट्रेशन जब आपका टाइम t है तो वो कितना हो गया? वो है आपके पास यहाँ पर x, ठीक है, वो है आपके पास यहाँ पर x, और उसकी वैल्यू है आपकी KT। इसका मतलब आपने क्या देखा? इसका मतलब
यहाँ लिख लो। इसका मतलब आपने क्या देखा कि जो बी टी की कॉन्सेंट्रेशन है वो इज़ इक्वल टू के टी है। मतलब यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आ गई, क्योंकि ग्राफ किससे बनते हैं, ग्राफ इक्वेशन से बनते हैं, और आपको ग्राफ बनाने के लिए इक्वेशन चाहिए होती है। इसीलिए हमने ये इस तरह की यहाँ पे ये कैलकुलेशंस करी सो दैट हमें ये इक्वेशन मिल जाए, ठीक है। क्योंकि हमें बेसिकली हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी। एक्स की वैल्यू निकालने का एक ही मेथड था, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन लगाओ और जो आपके पास अवेलेबल चीज़ें हैं उसको लगाओ, और देखा आपने एक्स की वैल्यू आ गई और बी टी इक्वल्स टू दिस आ गया। ना हम प्लॉट करेंगे ग्राफ। अब ग्राफ क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट जो कि बी टी है, मतलब यहाँ पे आप किस तरह से लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे बी टी, ठीक है, बी टी, या फिर क्या लिखोगे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जो है, ठीक है। यहाँ पर भी मैं लिख लेती हूँ, दिस इज़ क्या है, दिस इज़ बी टी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, क्योंकि अगर बी है ये आपका प्रोडक्ट तो दिस इज़ द बी टी। नाउ दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द टाइम। अब देखो टाइम और बी टी का ऐसी इक्वेशन हमारे पास आ गई है, हमने डिराइव कर दी है, और अब आपको क्या करना है, अब आपको इसको कंपेयर करना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर बी टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है और कोई आपका इंटरसेप्ट भी नहीं है, तो इसका मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कैसे आते हैं ग्राफ, आपके ज़ीरो से स्टार्ट होके इस तरह से आते हैं। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट वर्सेस जो टाइम है वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन है और आपका ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आते हैं। और दूसरी चीज़ जो आपको स्लोप भी लिखने होते हैं, स्लोप फॉर दिस लाइन इज़ इक्वल टू, अब देखो स्लोप क्या है, अगर यहाँ पे कंपेयर करने लगोगे आप, यहाँ पर कंपेयर करो, बी टी इक्वल्स टू के टी इक्वेशन है, ठीक है, और कंपेयर करो इसको y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के साथ, प्लस यहाँ पे ज़ीरो लिख सकते हो आप। यहाँ पर c की वैल्यू तो ज़ीरो हो गई, बी टी की वैल्यू y है, t की वैल्यू आपने x एक्सेस में ले रखी है, तो स्लोप जो m है वो कितना हुआ, वो k हो गया, ठीक है। इस तरह से कंपेयर करते हो तो स्लोप इज़ इक्वल टू k फॉर दिस लाइन, और आपका जो ग्राफ है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम है। अगर सिंपल आपको पेपर में गिवन है कि ड्रॉ द ग्राफ फॉर द कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम फॉर द ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो अगर कुछ गिवन नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन किसकी है, तो आपने अज्यूम करना है कि आप रिएक्टेंट का ही पूछ रहे हो, क्योंकि ये आपको कभी कभार पूछा जाता है, बट इम्पॉर्टेंट आपके ये है, ठीक है। सो होपफुली आपको ये जो ग्राफ्स है वो समझ आए होंगे। यहाँ तक आपके ग्राफ्स ऑफ ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जितने हो सकते थे उतने हो चुके हैं। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।